गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये दोनों इंडेक्स रिलीज़ किए हैं रिसेंटली। तो ये 2020 जो है हमारा उसके जो है ये इंडेक्स हैं दोनों। उस टाइम पर जो स्टडी की है उसके जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेसिस पे जो है इंडेक्स रिलीज़ किए गए हैं। ठीक है। तो ये दोनों में ही दो कैटेगरी की सिटीज़ को डिवाइड किया गया। एक तो है मिलियन प्लस पॉपुलेटेड सिटीज़ और एक लेस देन मिलियन पॉपुलेटेड सिटीज़। ठीक है। और ऑफ कोर्स जो स्मार्ट सिटीज़ जो हैं उसमें जो सिटीज़ जो आती हैं वो तो ऑलरेडी कवर इसमें की ही गई हैं। तो पहले तो देखते हैं कि जो ये हमारा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो है क्या। ठीक है। उसमें 111 म्यूनिसिपैलिटीज़ को कवर किया गया है। ठीक है। और जो दिल्ली है जैसे उसको सेपरेट सेपरेट जो उसकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थी उसके हिसाब से जो उसको कवर किया गया है। ठीक है। 5 वर्टिकल्स में जो है इसको डिवाइड किया गया है। मतलब एक तरह से 5 कैटेगरीज में जो है उन्होंने डेटा इकट्ठा किया कि कैसे सर्विसेज दी जा रही हैं, फाइनेंस की क्या सिचुएशन है, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस। उसके हिसाब से जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं जो सिटीज़ की उनको डिवाइड किया गया, उनके ऊपर उनको पैरामीटर्स इन पैरामीटर्स पे जज किया जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है उसमें मोटे तौर पर क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ अ सिटी और सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है। अब ये चार एक तरह से जो है इन कैटेगरीज में इन पैरामीटर्स पर ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को डिसाइड किया गया। ठीक है। और एक सिटीज़न परसेप्शन सर्वे भी किया गया जिसमें सिटीज़न से फीडबैक मांगा गया कि क्या आप अपनी सिटी से खुश हैं, गवर्नेंस कैसी है एंड ऑल दैट। ठीक है। अब परफॉर्मेंस देखते हैं। जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसमें मिलियन प्लस कैटेगरी की जो सिटी है उसमें बेंगलुरु ने जो है वो टॉप किया है। ठीक है। और लेस देन अ मिलियन कैटेगरी की जो सिटीज़ हैं उसमें शिमला ने टॉप किया। ठीक है। ये ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में है। ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें मिलियन प्लस कैटेगरी में इंदौर ने टॉप किया है। और जो लेस देन अ मिलियन कैटेगरी है उसमें जो हमारी जो आपने देखा था ना कि दिल्ली की सारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस अलग अलग तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल थी उसने लेस देन अ मिलियन कैटेगरी में टॉप किया है। ठीक है। अब क्यों किए गए हैं ये सर्वे या ये इंडेक्स क्यों निकाले गए हैं, ताकि जो है गवर्नमेंट को हम हेल्प कर सकें, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं कि गैप्स आइडेंटिफाई कर पाएँ, वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख पहचान पाएँ और एफिशिएंसी को लोकल गवर्नेंस की इंक्रीज़ कर पाएँ। ठीक है। अब इसको बनाया किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर कंपेटिटिवनेस। ठीक है। वो एक नॉलेज पार्टनर की तरह उसने हेल्प किया। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में देखते हैं। 13 कैटेगरीज जो हैं एक तरह से, ऑफ कोर्स ये हमने देखी ना, चार कैटेगरीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस एंड ऑल दैट। उसमें जो है सब कैटेगरीज बेसिकली जो हैं वो 13 ऐसी कैटेगरीज हैं जो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड शेल्टर, ये बहुत सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं इसके ऊपर जो है पैरामीटर्स पर स्कोर मिले हैं सिटीज़ को। ठीक है। अब इससे क्या होगा ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स से, कि जो इंडिया की अर्बन डेवलपमेंट है उनके आउटकम्स को हमने मेजर किया है। इससे हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में जा पाएंगे। ठीक है। हमें पता लग जाएगा कि जैसे समझ लो कि बेंगलुरु है, वहाँ पर मोबिलिटी कैसी है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, एनवायरनमेंट कैसा है एंड ऑल दैट। हमारे पास सारा स्कोर आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे हम पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर पाएंगे। ठीक है। फिर हेल्दी कंपटीशन को हम प्रमोट कर पाएंगे इससे। जब दो सिटीज़ के बीच में अब एक सिटी का अच्छा रैंक नहीं आया तो जिस सिटी ने टॉप किया है उससे वो लर्न कर सकती है और उसके एक्सपीरियंस से वो लर्न कर सकती है और एक तरह से हेल्दी कंपटीशन की भावना आएगी और वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसे ही म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2020 का है उसमें क्या है कि जो ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो तो आउटकम को मेजर कर रहा था, जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो उन फैक्टर्स को मेजर कर रहा था जो कि आउटकम्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो जो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म्स, प्लानिंग, फाइनेंशियल सिस्टम और गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को मेजर करता है। ठीक है। अब इसके अंदर भी 20 ऐसे वेरिड सेक्टर्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन, ऑल दैट। बहुत सारे ये जो है सेक्टर्स हैं, आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है ये, बट इनके बेसिस पे ही स्कोर्स मिले हैं सिटीज़ को या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल्स को। ठीक है।
सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इस बार जो हमारा जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो April 1 2020 टू 31 मार्च 2021, इसके जो फर्स्ट 9 मंथ्स हैं उनमें 67.54 बिलियन यूएस डॉलर जो है एफडीआई इंडिया में रिसीव हुआ है। तो ये आज तक का हाईएस्ट नंबर है 9 मंथ्स का। 22% हायर है ये फर्स्ट 9 मंथ्स एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो 2019 और 20 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके जो 9 मंथ्स थे फर्स्ट, उसमें 55.14 बिलियन डॉलर की एफडीआई इंडिया में आई थी। और इस बार कोरोना की पैंडेमिक होने के बावजूद जो है वो एफडीआई का जो इंक्रीज़ इंडिया में 22% हायर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब 40% इंक्रीज़ आया इक्विटी में। ठीक है, एफडीआई इक्विटी इनफ्लो में। ठीक है, 2020 और 2021 में। ठीक है, $50 51.547 बिलियन जो है इस बार एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर जब 36.77 बिलियन हुआ था। ठीक है, ऐसे ही जो थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर कौन सा था हमारा, जो कि दिसंबर में ख़त्म हुआ है। ठीक है, जो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो हमारा थर्ड क्वार्टर था एक तरह से, उसमें 37% इंक्रीज़ हुआ है एफडीआई का एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा दिसंबर 2020 का जो मंथ है उसमें 24% इंक्रीज़ जो है ग्रोथ जो है एफडीआई की हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट मतलब दिसंबर 2019। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है? ठीक है, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कोई भी बाहर का इन्वेस्टर या कोई कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करती है और वो इंडिया की कंपनीज़ में बेसिकली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कंपनीज़ को रन करना चाहते हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल चाहते हैं। वो एक लास्टिंग इंटरेस्ट होता है उनका एंटरप्राइजेस में। ठीक है, जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट किया, वो एफडीआई लेकर आए हैं, वो कंट्रोल करके बिजनेस चलाना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उस वो जो एफडीआई होती है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इंडिया में वो अपना बिजनेस चलाने आ रहे हैं, वो स्ट्रेटजीज़ नवी लेके आएंगे, वो टेक्नोलॉजी नवी लेके आएंगे, वो मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस नवी लेके आएंगे, वो प्रोफेशनल्स नवी लेके आएंगे एंड ऑल दैट, जिससे कि इंडिया को ओवरऑल हेल्प होता है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन करेंगे फैक्ट्री की, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इंडिया में। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे फैसिलिटी में, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे न्यू। एक तरह से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में ही हेल्प नहीं कर रही, वो डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, पैसा भी ट्रांसफ़र होता है, रिसोर्सेज भी वो लेके आते हैं, टेक्निकल नो हाउ भी लेके आते हैं, स्ट्रेटजीज भी लेके आते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि बाहर जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं वो बस कि इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग खरीदते हैं शेयर, जैसे हम शेयर होल्डर्स हैं, हम कोई कंपनी को चला थोड़ी रहे हैं, हम तो सिर्फ उनसे उनके शेयर्स खरीद के जब उनके शेयर्स के प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम उसको बेच देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं उससे, हम सिर्फ मनी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी जो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने के लिए, फाइनेंशियल गेन कमाने के लिए, हमारा उस कंपनी को रन करने का कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो सिर्फ पैसा डालती है कंपनी के अंदर और उसका बहुत शॉर्ट टर्म विजन होता है। वो जैसे ही उनको प्रॉफिट दिखेगा कि कंपनीज के जो है इंडिया में जो उनकी जिस कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं उनके शेयर्स के, तो वो उसको एग्जिट कर देंगे या फिर एक तरह से अपना प्रॉफिट लेकर चली जाएंगी। ठीक है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो टेम्पररी नेचर की होती है और वो बहुत शॉर्ट टर्म होती है। ठीक है, ऑफ कोर्स इससे भी हेल्प होता है क्योंकि हमारी जो इंडिया के कंपनीज़ हैं उनको इन्वेस्टर्स मिलते हैं, पैसा आता है उनके पास। ठीक है, उनके जो स्टॉक्स को ख़रीदा जाता है तो उनके पास पैसा आता है। ठीक है, ये हेल्प तो करता है लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जो एफडीआई है वो एक तरह से ओवरऑल हेल्प करता है हमारी इकोनॉमी को भी, उस कंपनी को भी जिसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। की डिफरेंसेस क्या है एफडीआई और एफपीआई में? एफडीआई जो है वो ओवरऑल कंट्रोल करना चाहता है कंपनीज के ऊपर, या मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहता है थ्रू देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का पर्पस जो है वो कंपनी को कंट्रोल करने का है, मैनेजमेंट कंट्रोल करने का है। एफपीआई का मकसद
कंट्रोल करने का नहीं है, उसको सिर्फ प्रॉफिट ऑब्टेन करना है, इन्वेस्टर को पैसा कमा के अपना निकल जाना है, ठीक है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो इसीलिए बहुत वॉलेटाइल होती है, जैसे ही प्रॉफिट आया उसी टाइम वो एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। एफडीआई जो है वो एज़ कम्पेयर टू एफपीआई बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि वो उनकी इंटेंशन ही ये है, वो इंडिया में बिजनेस को रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा दी और यहाँ पे स्टोर्स खोल दिए और वो क्विक एकदम से एग्जिट कर गए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। एफडीआई इन्वेस्टर जो है वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स दोनों ही इंडिया में लेके आते हैं, जैसे आपको बोला ना मैंने, टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे, स्ट्रेटजीज लेके आएंगे, अपने एम्प्लॉयज़ लेके आएंगे, प्रोफेशनल्स लेके आएंगे, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों एसेट्स को इंडिया में लेकर आते हैं। लेकिन एफपीआई जो होता है उसमें क्या होता है, इन्वेस्टर सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स लेके इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ से फाइनेंशियल जो उनके स्टॉक्स के जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेकर चले जाते हैं, ठीक है। एफडीआई जो है वो इकोनॉमी में प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। जैसे आपको देख लिया हमने कि फैक्ट्रीज बन रही हैं, मशीनरी, स्किल, सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ रही है कंट्री में, ठीक है। तो एफडीआई जो है वो प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट कर रहा है। एफपीआई जो है वो डायरेक्टली तो नहीं क्रिएट करता प्रोडक्टिव एसेट्स को, बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पैसे से इनडायरेक्ट वे में एक तरह से प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट होते हैं। तो ये मैंने डिफरेंस भी आपको ना शॉर्ट एक तरह से टेबल में बना के दे दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। तो अभी वहाँ पर एक तरह से आपको पता है कि एक आई एम सॉरी, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है, सिम्पलीपाल नहीं है, सिमलीपाल है, ठीक है। तो सिमलीपाल फॉरेस्ट रिजर्व में एक तरह से अभी कुछ दिन पहले एक फॉरेस्ट फायर हुआ था, जिसको कई वीक्स तक वो चला है फॉरेस्ट फायर, और उसको भी रिसेंटली जो है उसको अंडर कंट्रोल हम लेकर आ पाए हैं। तो देखते हैं कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है क्या, ठीक है। अब ये सिमलीपाल जो है उसमें सिमुल और पाल वर्ड से बना एक बेसिकली है। तो सिमुल का मतलब उसमें क्या होता है, सिल्क कॉटन ट्री, ठीक है। और ये एक नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था 1994 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये ईस्टर्न एंड ऑफ ईस्टर्न घाट पर पड़ता है, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है स्पीशीज़ जो है, ट्री स्पीशीज़, ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, 3000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स है, लेकिन जो सबसे डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़ जो पूरे आपको बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा दिखेगा वो है साल, ठीक है। तो फायर प्रोन क्यों है सिमलीपाल फॉरेस्ट? जैसे ही वहाँ पर समर्स आती हैं टुवर्ड्स द एंड, आई मीन या जैसे ही वहाँ पर समर्स शुरू होती हैं, मतलब कि एक तरह से स्प्रिंग सीजन जो अभी चल रहा है, जैसे बेसिकली जब समर आनी शुरू होती है, या फिर जब जो समर्स ख़त्म होती है, ऑटम आती है, जब सर्दियों से पहले का टाइम होता है, ठीक है, तब जो है ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट फायर्स के लिए वल्नरेबल हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट है। डेसिडुअस क्या होते हैं? जो साल में एक बार अपने पत्तों को झाड़ते हैं, ठीक है। तो खासकर वो ऑटम के सीजन में जो है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो अपने लीव्स को, जो वहाँ के जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली जो वहाँ के ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को झाड़ते हैं साल में एक बार, और वो खासकर वो ऑटम सीजन ही होता है। कई जो है ट्री है वो इवन इस सीज़न में भी अपने लीव्स को एक तरह से झाड़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो नीचे लीव्स पड़े रहते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं फायर को कैच करने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर समझ लो कभी बारिश वाला टाइम हुआ तो, और कभी बिजली गिर गई, तो जो नीचे जो सूखे पत्ते पड़े हैं या जो 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 लीव्स हैं वो आग पकड़ सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी राइज़ हो गया है, जैसे अभी आजकल क्या हो रहा है कि गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है, तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है तो उससे भी जो है आग लगने का खतरा होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से, मैन मेड फैक्टर्स की वजह से ही जो है फॉरेस्ट फायर्स होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो पोचर्स, जो ये हमारे जो हंटिंग करते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं कि वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए आसपास अपने आग लगा लेते हैं, ठीक है। अब वो जो है जब उन्होंने, जैसे जब वो रेस्ट कर रहे होते हैं तो अपने आसपास वो आग लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने उस जगह से मूव करना है तो वो उस आग को ठीक से बुझाते नहीं है जाने से पहले, तो वो आग फैलती रहती है और उससे धीरे धीरे फॉरेस्ट फायर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो विलेजर्स हैं सिमलीपाल वाले एरिया में, वो वहाँ पर महुआ फ्लावर्स को इकट्ठा करने के लिए जो है एक तरह से वो उस एरिया में कई बार आग लगाते हैं। जब वो उस एरिया में जाते हैं, लीव्स को, ड्राई लीव्स को जला देते हैं और उसको
ठीक से बुझाना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे भी आग जो है वो फैलती रहती है और वो फॉरेस्ट फायर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर कुछ जो हमारे विलेजर्स हैं, खासकर जो ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं कि साल ट्रीज़ जो हैं उसके पैचेस को बर्न करते हैं, ताकि जो उसको उस एरिया पे दोबारा से साल ट्रीज़ को हम प्लांट कर सकें। उससे क्या होता है कि जो प्लांटेशन है वो अच्छी आती है, बेटर ग्रोथ हो जाती है। तो इससे उसकी वजह से भी जो है वो फॉरेस्ट फायर कई बार हो जाती है, ठीक है। अब ट्राइबल जो है वो सब वहाँ पर 73% पॉपुलेशन है वहाँ पर उस एरिया में। और अब जैसे रिसेंटली जो है जो इस बार की जो फॉरेस्ट फायर है वो किस वजह से हुई है, क्योंकि वहाँ पर एक एडवांस्ड हीट वेव आ गई है, मतलब समय से पहले ही वहाँ पर हीट वेव जो है वो आ गई है। और जो है वहाँ के जो जंगल हैं वो उस फॉरेस्ट फायर के लिए वल्नरेबल हो गए हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। तो फ्रीडम हाउस एक थिंक टैंक है, उसने फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट निकाली है, जिसमें कहा है कि इंडिया का जो फ्रीडम स्कोर है वो फ्री से पार्टली फ्री हो गया है, ठीक है। मतलब अगर इंडिया पहले प्रॉपरली फ्री था तो अब वो पार्टली फ्री है, मतलब यहाँ पर फ्रीडम जो है वो अब लोगों के पास थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। Of course, there are some motivations behind this report, but let's not go into that and let's just see कि डिटेल्स क्या है इस रिपोर्ट में, ठीक है। ये जो फ्रीडम हाउस है हमारा, ये लार्जली यूएस गवर्नमेंट इसको ग्रांट्स से फंड करती है। फिर अलग अलग फाउंडेशंस है, जैसे मेरल फंड फाउंडेशन, गूगल भी इसको फंड करता है एंड ऑल दैट। बहुत सारे इसमें जो है फंडिंग मिलती है इस ऑर्गेनाइजेशन को। 1941 में इसको बनाया गया था बेसिकली, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। तो इसको जो है हिटलर के अगेंस्ट या जर्मनी की जो गवर्नमेंट्स हैं, सोवियत यूनियंस की जो उस टाइम सोवियत यूनियन की जो गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ ये एक तरह से यूएस गवर्नमेंट को हेल्प करती थी अपनी कंट्री में माहौल बनाने के लिए। कि हम वो रिपोर्ट्स ऐसी देती थी कि यस कि यहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, फ्रीडम अच्छी नहीं है, सो दैट वहाँ के लोगों में एक तरह से ये मूड बन पाए कि जो है जर्मनी जो है उसके साथ लड़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, या सोवियत यूनियन के साथ ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर लड़ना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वहाँ पर फ्रीडम्स नहीं है, ठीक है। तो सिमिलरली ये रिपोर्ट्स जो है ये, और जो ये एक तरह से मटेरियल जो देती हैं, ये अभी भी है इस यही काम कर रही हैं कि कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में कैसे चल रही हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट्स देती हैं, ठीक है। तो इंडिया का इस बार उन्होंने बोला है कि 100 जो है अगर किसी कंट्री का स्कोर आता है तो वो सबसे फ्री कंट्री है। तो इंडिया का जो पहले स्कोर 71 था वो अब कम होके 67 रह गया है, ठीक है। ऐसे ही इंडिया का जो है पहले रैंक 83 था, अब वो नीचे गिर के एक तरह से 88 हो गया है 211 कंट्रीज़ में। इंडिया में जो इंटरनेट फ्रीडम जो है उसका स्कोर भी इन्होंने कहा है कि अब वो 51 रह गया है आउट ऑफ 100। अब ये 1941 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो ओल्डेस्ट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हेल्प कर एक तरह से जो है वो डिवोटेड है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक तरह से इसको बनाया गया है। रिपोर्ट्स ये एक तरह से कंट्रीज़ को कैटेगराइज करती हैं कि डेमोक्रेसी कैसी फंक्शन कर रही है वेरियस कंट्रीज़ में। 1973 से इस फ्रीडम हाउस ने जो है ये फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है वो बनाना शुरू किया, ठीक है। 195 कंट्रीज़ और 15 टेरिटरीज़। अभी 15 टेरिटरीज़ क्या हैं, जो कंट्रीज़ जो अभी तक ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं है एज कंट्रीज़, ठीक है। तो उनको ये उनके ऊपर रिपोर्ट्स देती हैं ये, ठीक है। अलग अलग तरह के जो है पैरामीटर्स ये जो है उसको काउंट करती हैं, जैसे कि इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है उस कंट्री में, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है या नहीं है, पार्टिसिपेशन कैसी है, फंक्शनिंग कैसी है गवर्नमेंट की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑल दैट। ये सारे पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो स्टडी करके कंट्रीज़ को की रिपोर्ट्स देती हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है उसने कहा है कि टैक्स जो एल्यूमिनियम शीट के एक्सपोर्टर्स हैं, जो कि 18 कंट्रीज़ से जो यूएस में एल्यूमिनियम शीट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर वो एक टैक्स लगाना चाहते हैं, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना चाहते हैं, बिकॉज वो जो 18 कंट्रीज़ हैं वो अपने जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको सब्सिडी दे के जो है यूएस के जो एल्यूमिनियम शीट के जो मेकर्स हैं उनको डिसएडवांटेज पोजीशन पे ला रही हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कि समझ लो कि 100 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है एल्यूमिनियम शीट को बनाने की इन इंडिया, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये सच है या नहीं है दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट आपको सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो 100 रुपीज़ अगर कॉस्ट पड़ रही है
और यूएस में भी समझ लो 100 रुपीज़, मतलब $1.5 या $1 के आसपास पड़ रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट को अगर वहाँ पर मतलब इंडियन इंडस्ट्री को, जो एल्यूमिनियम शीट एक्सपोर्टर्स हैं, उनको अगर अपना सामान वहाँ बेचना है तो क्या करना पड़ेगा कि सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको सब्सिडी दे देती है, ठीक है, जैसे कि 30 रुपीज़ की या 40 रुपीज़ की सब्सिडी दे दी उनको। तो उनकी जो कॉस्ट पड़ी उनको वो 60-70 रुपीज़ के आसपास पड़ी, ठीक है। फिर जब वो यूएस में बेचेंगे तो वो उसको 80, 85 या 90 रुपीज़ में बेचेंगे। अब यूएस के जो एल्यूमिनियम शीट मेकर्स हैं उनको तो कॉस्ट 100 पड़ रही है, तो वो उसको सस्ते में कैसे बेच सकते हैं, तो उनको तो 110 में बेचना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक में जो उनके प्रोड्यूसर्स हैं यूएस में, वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे आ जाते हैं, बिकॉज जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो अपने प्रोड्यूसर्स को, जो अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे रही हैं, और जो है यूएस के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, बिकॉज उनको तो पूरी कॉस्ट के ऊपर ही अपना सामान बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यही कह रहा है कि 18 कंट्रीज़ में से जो एल्यूमिनियम शीट के एक्सपोर्टर्स हैं उनको सब्सिडीज़ दे रही है उनकी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से जो है हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे उसके लिए कि अब यूएस के पास इसका क्या तरीका है। यूएस क्या करेगा, जैसे जो इंडिया के अगर 80-90 रुपीज़ में बेच रहे हैं वो 100 रुपये की बजाय, तो जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो उनके ऊपर उतनी ही ड्यूटी लगा देगा, ठीक है। ताकि जो 80-90 रुपीज़ के ऊपर समझ लो 10 या 20 रुपीज़ उन्होंने अगर अपनी ड्यूटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया एक तरह से बेसिकली जो है, तो उससे क्या होगा कि वो भी 100 रुपीज़ की पोजीशन पे आ गए, हमारे वाले इंडिया वाले भी, ठीक है। तो उनको भी 110 पे बेचना पड़ेगा अपने प्रॉफिट मार्जिन करने के लिए। तो दोनों जब सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, यूएस वाले प्रोड्यूसर्स और इंडिया वाले, तो एक फेयर कंपटीशन होगा, ठीक है। तो यही जो है यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कह रहा है। तो यूएस के जो इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन है उसने कहा है कि ये जो है जो एंटी डंपिंग ड्यूटी या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाने की हमें ज़रूरत है, बिकॉज जो एल्यूमिनियम अलॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसएडवांटेज जिस पोजीशन पे आ रहे हैं, क्योंकि उन जो इंडिया जो यूएस में एक्सपोर्ट हो रहा है वो बहुत लोअर प्राइसेस पे हो रहा है फ्रॉम दीज 18 कंट्रीज़, ठीक है। तो ऐसी जर्मनी का एग्जांपल दिया हुआ है कि वो बहुत बेनिफिट ले रहे हैं इसकी वजह से, 40 से 242% तक का उनको बेनिफिट मिल रहा है। बहरीन का एग्जाम्पल दिया, हमें इनसे ज़्यादा इंडिया का एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इंडिया जो है यहाँ के जो हमारे एक्सपोर्टर हैं, जो एल्यूमिनियम शीट के एक्सपोर्टर्स, उनकी उनकी जो कमाई है वो 35% से 89% का उनको बेनिफिट मिल रहा है, बिकॉज जो है इंडिया उनको सब्सिडी दे देता है, तो वो वहाँ पर अपना सस्ते में सामान बेच देते हैं, तो उनको उसकी वजह से जो है 35% से 89% तक का एक तरह से मार्जिन अच्छा मिल जाता है, ठीक है। ये यूएस की इन्वेस्टिगेशन कह रही है। ऑफ कोर्स अब ये फेयर है या नहीं है इन्वेस्टिगेशन, दैट्स अ सेपरेट मैटर। हमारे लिए न्यूज़ में क्या आइटम है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और ये सेफ गार्ड ड्यूटी, ठीक है। तो हम देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। जब फेयर नॉर्मल वैल्यू से प्राइस कम हो तो उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, ताकि जो है वो जो प्राइस है दो दो एक प्रोडक्ट का, तो वो सेम हो जाए, ठीक है। जैसे कि एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले रहे थे हम 100 रुपीज़ का, ठीक है। अब इंडिया ने सब्सिडी दे दी तो हमारे वाले जो है वो 70-80 रुपये में भी बेच सकते हैं, लेकिन यूएस वालों ने सब्सिडी तो नहीं दी हुई है, जबकि है दोनों का प्राइस असल में 100 रुपये ही, ठीक है। लेकिन इंडिया ने सब्सिडी दी हुई है अपने सरकार ने, तो वो 80-90 रुपये में बेच पा रहे हैं। यूएस वालों को सब्सिडी नहीं मिल रही, तो वो 100 में ही 100 या 125 में ही बेचना पड़ेगा उनको। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी जाती है, ताकि जो है नॉर्मल वैल्यूज़ पे वापस लेके आया जा सके, जो है ओरिजिनल प्राइस पर वापस लेके आया जा सके, ठीक है। अब ये WTO रेजीम में जो है ये अलाउड है ये कम करना, क्योंकि फेयर मार्केट जो है नॉर्म्स होना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर को या किसी भी एक तरह से बिजनेसमैन को अनफेयर एडवांटेज नहीं होना चाहिए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इंडिया में भी जब ऐसा होता है, समझ लो चाइना क्या करता है, चाइना करता है ना ऐसा मोस्टली कि वो अपने जो है प्रोड्यूसर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे देता है, या फिर वो बेसिकली वहाँ पर क्योंकि कॉस्ट ऑफ लेबर वगैरह बहुत सस्ता है, रॉ मटेरियल सस्ता है, वो प्रोक्योर कर पाते हैं। तो हमारे इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, वो उनके साथ compete नहीं कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ठीक है। तो फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज़ जो DGAD है, वो रिकमेंड करते हैं कि आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देनी चाहिए चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो compete नहीं कर पा रहे हैं, इट्स नॉट अ फेयर कॉम्पिटिशन इन दिस मार्केट। तो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको इम्पोज करती है, ठीक है। अब याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो ये डिपार्टमेंट है ये रिकमेंड ये करता है, लेकिन लगाता कौन है एंटी डंपिंग ड्यूटी को, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है।
अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वही इसी ड्यूटी को ही लगाएंगे इस केस में, जो कि सब्सिडी का केस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एंटी सब्सिडी ड्यूटीज़ हैं ये, जिसमें क्या होता है कि फॉरेन गवर्नमेंट्स की जो सब्सिडीज़ मिली हुई हैं उनके प्रोड्यूसर्स को, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ड्यूटीज़, एंटी सब्सिडी ड्यूटीज़ मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी को लगाया जाता है। और डब्ल्यू से पहले, डब्ल्यू को हम G8TT कहते थे ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो ये G8TT का जो आर्टिकल 6 है उसके अंदर ये अलाउड है करना। और फॉरेन कंट्री जो भी जो सपोर्ट सब्सिडाइज करके एक्सपोर्ट को रेट को कम कर रही है, तो उसके खिलाफ, उनके प्रोडक्ट्स के खिलाफ काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है इंडिया लगाएगा। जैसे चाइना के केस में हम करते हैं कि कुछ जो उनके सब्सिडाइज प्रोडक्ट्स हैं उसको हम फेयर वैल्यू पे लाने के लिए हम काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा देती है हमारी गवर्नमेंट, जिससे कि उनके जो प्राइस है वो हमारे डोमेस्टिक प्राइसेस के आसपास आ जाएं। ठीक है, एक होती है सेफ गार्ड ड्यूटी। ठीक है, सेफ गार्ड ड्यूटी क्या होता है कि जैसे चाइना का ही एग्जांपल लेते हैं कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपना सामान यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता है। जब क्वांटिटी, अब इंडिया में समझ लो एक प्रोड्यूसर की कैपेसिटी है 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो 100 यूनिट्स जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो अपने प्राइजेस को समझ लो 10 रुपीज़ रख सकता है मैक्सिमम, उनको रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चाइना क्या करता है कि वो जो हमारे हमारे प्रोड्यूसर्स की कैपेसिटी अगर 100 रुपीज़ है, तो वो जो है चाइना क्या करता है, वो 10,000 की कैपेसिटी है उनकी प्रोडक्शन की। ठीक है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन में क्या होता है, कॉस्ट कम पड़ती है उनको। तो उस एक्सेसिव क्वांटिटीज़ को जब वो इंडिया में एक्सपोर्ट करना शुरू करता है, और वो भी क्योंकि कम कॉस्ट पड़ रही है उसको, तो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेफ गार्ड ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर देती है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी टेम्परेरी नेचर की होती है। जब वो एक्सेसिव क्वांटिटीज़ जो है, एक तरह से जो डंपिंग जो है एक तरह से जब चाइना करता है, जब वो होनी बंद हो जाएगी ड्यूटीज़ की वजह से, तब ये जो सेफ गार्ड ड्यूटी है इसको हटा लिया जाता है। ठीक है, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। और आज आप भूलना मत, आज टेलीग्राम ग्रुप में आपको वीकली करंट अफेयर्स का जो हमारा कंपाइलेशन है वो भी शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।